ट्रैफिक वालों ने गली में काशी मोहल्ले की गली से निकाल के कोठारी मार्केट पे एक नया रोड निकाल दिया। रोड नहीं है, नई गली निकाली। उस गली की हालत यह रहती है कि आप उस गली को एक भी अधिकारी अगर कोई मैं ना गुलामी लिख दूं कि अगर वो उस पूरी गली से अगर 5 से 7 नहीं 10 से 15 मिनट के अंदर भी वो उस चौराहे तक पहुंच जाए, चिमन बाग चौराहे से कोठारी चौराहे तक, वहाँ कोठारी मार्केट चौराहे तक, तो मान जाऊंगा। अग्निवाण की 2 खबरों में जो शहर से जुड़ी खबरें उसमें एक खबर बहुत अच्छी। इंदौर को मिलेंगे 5 नए पुलिस थाने, बढ़ेगा बल, और डायल 100 को भी मिलेंगी 1200 गाड़ियाँ। मतलब वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, थाने और बढ़ जाएंगे। क्या थाने नए खोल देने से और ये सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ रहा है क्या शहर में? अभी दिक्कत यह है कि थानों पर जो बल दिया हुआ है उसकी संख्या बढ़ाई जाती नहीं है। अब ट्रैफिक पुलिस इंदौर से इतनी दूर बाईपास पर जाम खुलाने से जाने से ही। नमस्कार, शाम के अखबारों की चर्चा चाय के साथ। आज फिर सोमवार का दिन है और खबरें भरपूर हैं। आज राजनीतिक चर्चा भी है और हम शुरू करते हैं। आज समय खराब नहीं करते, हम सीधे सीधे खबरों पर शुरू करते हैं। आज हम अग्निवाण खबरों शुरू करते हैं। अग्निवाण में 2 खबरें बहुत अच्छी हैं। अग्निवाण की 2 खबरों में जो शहर से जुड़ी खबरें उसमें एक खबर बहुत अच्छी। इंदौर को मिलेंगे 5 नए पुलिस थाने, बढ़ेगा बल, और डायल 100 को भी मिलेंगी 1200 गाड़ियाँ। मतलब वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, थाने और बढ़ जाएंगे। पर इन सब के बावजूद भी क्या कारण हो रहा है कि ट्रैफिक को नियंत्रण नहीं हो पा रहा है और सब व्यवस्था पूरी की पूरी वहीं सड़कों पर धराशायी हो जाती है। आके क्या थाने नए खोल देने से और ये सब चीज़ों से कोई फर्क पड़ रहा है क्या शहर में? इतना तो जरूर होगा कि शहर में अगर थानों की संख्या बढ़ती है तो कम से कम एक पुलिस का बल जो है मजबूरी में जो है सरकार को देना पड़ेगा। अभी दिक्कत यह है कि थानों पर जो बल दिया हुआ है उसकी संख्या बढ़ाई जाती नहीं है। उनकी सीमाएं अगर हम देखेंगे इतनी लंबी लंबी सीमाएं हैं कि वे उस पूरे को कवर भी नहीं कर पाती है। अभी हम जो महाजाम जो हमने बाईपास पर देखा था, जो अर्जुन बड़ौदा से लेकर जो हमको इंदौर और देवास तरफ पूरा दिखाई दिया था, उस महाजाम को खुलवाने के लिए पुलिस बल ही नहीं था। वजह यह है कि उससे जो कनेक्टेड थाने आते हैं, उस बाईपास से जो जुड़े हुए थाने, वहाँ पर इतनी संख्या ही नहीं है। वे उनके दूसरे मामले देखें कि जाम खुलाने जाएं। पुलिस ये भी सोचती है कि जाम खुलाना वैसे भी हमारा काम नहीं है, ट्रैफिक पुलिस का काम है। अब ट्रैफिक पुलिस इंदौर से इतनी दूर बाईपास पर जाम खुलाने से जाने से ही वो तो काम वाम चलता है, तो फिर भी ट्रैफिक पुलिस के 1-2 जवानों को बिठा दिया जाता है। वो भी आराम से टाइम पास करते हैं, जिनके फोटो हमने पिछले 2-3 दिन की खबरों में देखेंगे। अब बात कर रहे हैं कि डीजीपी कैलाश मकवाना इंदौर आए थे। उन्होंने जो चर्चा की उस चर्चा में वे इशारा कर गए हैं, मतलब बोल गए हैं कि 5 नए थाने दे दिए जाएंगे। तो स्वाभाविक है 5 नए थाने मिलते हैं तो बाईपास एरिया कवर होगा। और ये सवाल भी तभी उठा जब बाईपास के जाम का जिक्र किया गया था। डायल 100 की बात कर रहे हैं, सही, बिल्कुल सही बात है। डायल 100 पे हम फोन करो तो वो कब आते हैं, जब तक तो वारदात पूरी निपट जाती है। तो क्या है संकेत, जो 1200 नई गाड़ियां मिल जाएगी तो कम से कम उसके अंदर जो बल मिलेगा, एक गाड़ी में 2 लोग या 3 लोग तो हमें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 1200 गाड़ियां प्लस 1200 गाड़ियों में 3 लोग और आ गए, मतलब 3600 लोगों का बल तो मिल ही जाएगा। एक और चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि एक बाईपास के लिए अलग से थाना बना देना चाहिए जो केवल बाईपास को देखे। तो उससे कम से कम उस ट्रैक पे कहीं पे भी हो तो 5 से 10 मिनट में पुलिस पहुंच तो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये होना चाहिए। एक और खबर में हम बात कर लेते हैं कि कोई गलियों को सड़क मेन रोड बनाने को लेके शहर में कोई सिस्टम नहीं है। मतलब जहाँ उनको लगता है वहाँ से बंद कर देते हैं। एक बड़ा, हालांकि इस खबर अभी ये झगड़ा चल रहा है मालवा मिल पुल निर्माण को लेकर, जो नेहरू पार्क और इधर नेहरू नगर के आसपास जो गलियों के अंदर ट्रैफिक छोड़ दिया गया। परिणाम ये हो रहा है कि छोटी छोटी गलियों में आने और जाने का ट्रैफिक इतना बढ़ गया है कि लोगों का वहाँ रहना दुर्भर हो गया है। लोग अब गाड़ियाँ खड़ी नहीं कर पा रहे हैं वहाँ पे। आपको यही स्थिति बता दे रहा हूँ मैं चिमन बाग चौराहे से, कि चिमन बाग चौराहे से जेल रोड को एकांकी करने के चक्कर में ट्रैफिक वालों ने गली में काशी मोहल्ले की गली से निकाल के कोठारी मार्केट पे एक नया रोड निकाल दिया। रोड नहीं है, नई गली निकाल दी। उस गली की हालत यह रहती है कि आप उस गली को एक भी अधिकारी अगर कोई मैं ना गुलामी लिख दूं कि अगर वो उस पूरी गली से अगर 5 से 7 नहीं 10 से 15 मिनट के अंदर भी वो उस चौराहे तक पहुंच जाए, चिमन बाग चौराहे से कोठारी चौराहे तक, वहाँ कोठारी मार्केट चौराहे तक, तो मान जाऊँगा मैं। वहाँ इतनी दिक्कत है लोगों को निकलने में, पर केवल गली में सबको झोंक देते हैं और जानवर जैसे लोग वहाँ आपस में टकरा के और बीच में से निकलते रहते हैं। और बीच में छोटी छोटी दुकानें ढेर लग गई हैं वहाँ पे। क्या शेखर? बिल्कुल आप सही कहता रहे हैं। हम बात कर रहे हैं अगर बाईपास पे महाजाम अगर हम लोगों ने देखा है तो ये मैं आपको बता दूं कि शाम होते ही, सुबह और शाम के वक्त की बात करूं, जिस पुल की सर ने बात की है कि मालवा मिल से पाटनीपुरा के बीच जो पुल बनाया जा रहा है उसके लिए सड़क बंद की गई है। आप शाम के वक्त राजकुमार पुल पे चले जाएं या भंडारी पुल पे चले जाएं तो आपको छोटे छोटे महाजाम दिखाई देंगे। ये महाजाम इसलिए बन रहे हैं क्योंकि पुल से जो रास्ता बंद कर दिया गया। अब रास्ता बंद हो गया, घर तो सबको जाना हैगा, तो लोग गलियों कुचों में घुस रहे हैंगे और गलियों कुचों में घुसने से वो वैसे ही जाम लगता है जैसे बाईपास पे बड़ा दिख रहा था या छोटा जाम दिखता है, क्योंकि गलियां सक्रिय हैगी। सही बात है। अब हम पत्रिका खबर की बात कर रहे थे। पत्रिका खबर में एक खबर अच्छी है
कि निगम में नक्शा मंजूर करने की कल से व्यवस्था बदल रही है। 3 लोगों का समय बचेगा, इससे लोगों का समय बचेगा और नहीं होगी कोई कलाकारी। अच्छा, मतलब बिना कलाकारी के नक्शे पास हो जाएंगे? बिना कलाकारी के नगर निगम अगर नक्शे पास होने लग गए तो कलाकार कहाँ जाएंगे? तो फिर वो कलाकार कहाँ जाएंगे जो इंदौर में रहने के लिए तबादले के बाद भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा लेते हैंगे। तो ये इस बात पर तो मैं कहीं में सरोकार नहीं करती है। हाँ, पर ये ठीक है, थोड़ी सुविधा हो जाएगी। AB पास 2 पर अभी नक्शे पास हो रहे थे, कल से नई व्यवस्था, मतलब सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है। AB पास 3 पे कल से नक्शे लगेंगे और उसी पे पास होंगे। इसमें यह भी बता दूं, जिन लोगों के नक्शे पहले AB पास 2 पे लग चुके हैं वे उसी तरह पास होंगे। वो 3 के लिए 3 के हिसाब से कहा जा रहा है। सुविधा मिलेगी, राहत मिलेगी। सुविधा और राहत तो मैं कहता हूं तब मिलेगी जब जेब हल्की नहीं करना पड़े, नहीं तो वही हाल होंगे। नहीं PU4 में जो बिल्डिंग को जेब हल्की नहीं करने के चक्कर में वेद नक्शा होने के बाद भी बिल्डिंग को बम से उड़ा देते हैं। उनका आगे हश्र क्या हुआ? सब यथावत खत्म हो गया मामला? सब यथावत है। अब कोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब कोर्ट में तो जवाब देते रहेंगे जब तक ये अफसर यहाँ से जा चुके होंगे। हाँ, चलिए, वाह। ऐसे जैसे ये इसी प्रकार की कथाएं जो है ना वो जीवन बताती है कि इंदौर के क्या हाल है। अब हम बात कर लेते हैं प्रभात खंड की खबरों की। प्रभात खंड भी आज विज्ञापन से भरे हुए हैं। प्रभात खंड में एक खबर पर हम बात कर लेते हैं, बड़ी अच्छी खबर ये भी कि 6 लेन में कटे हुए जो जितने भी झाड़ काटे गए हैं जो ट्रांसप्लांट के लिए जो किए गए थे और उनको बड़े पूजा पाठ के साथ उठा के ले जाया गया, तो उनके बारे में बाद में कोई जानकारी नगर निगम के पास नहीं है। कोई जिंदा हैं कि मर गए हैं कि सूख गए हैं। उनका काम उठा के वहाँ गड्ढे में छोड़ देना था। उसके बाद अगर बढ़ जाओ तो ठीक हो, नहीं बढ़ो तो कट जाओ। क्या है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। बढ़ेंगे नहीं वो कटेंगे। बढ़ेंगे नहीं ये मेरा सवाल ये उठता है कि जब मंजूरी दी जाती है पेड़ काटने की, मैं इसको पेड़ काटने नहीं कहूँगा, पेड़ ट्रांसप्लांट करने की जब मंजूरी दी जाती है तब इतनी शर्तें जोड़ दी जाती है और ऐसे मंजूरी इस तरीके से दी जाती है मानो खूब चिंता कर रहे हैं विभाग। इंदौर और उज्जैन कलेक्टर ऑफिस से जब 6 लेन को, इंदौर उज्जैन रोड को 6 लेन करने के लिए ठेकेदार को मंजूरी दी गई तो इतनी कड़ी शर्तें लगा दी गई और इस तरीके से दी गई कि मानो ये ठेकेदार एक पेड़ हटाएगा तो जने कितने पेड़ के इतनी हरियाली कर जाएगा वो। पर ये नहीं देख रहे हैं अभी जाके बाद में कोई देखने वाला नहीं है कि 6 लेन करने के चक्कर में वो कितने पेड़ काट चुका है और कितनों की बलि दे दी है और कितने वो लगाए हैं उसने। अब उसमें से कितने बचेंगे वो तो अपना काम करके निकल जाएगा पेमेंट लेके। बाद में जो है आप जो है वही टन गोपाल करते रहो और फिर हर साल कहो कि यार 51 लाख पौधे और लगाना है। कारण क्या है कि शहर तप रहा हैगा। एक और हम आपको बात बताते हैं, जितने भी बाईपास वगैरह जिनके भी ठेके दिए जाते हैं टोल नाके वगैरह के, जिसके लिए आप अगर उसका बायलाज उठा के देखेंगे जो शर्तें डली रहती है उसमें साफ लिखा रहता है कि हर साल जो टोल नाका चला रहा है उसको अपने पूरे टोल क्षेत्र में इतने झाड़ लगाना पड़ेंगे। कंपलसरी होता है क्या? कोई अधिकारी आज तक ये जानने की कोशिश नहीं करता कि टोल पर जो लोग ले रहे हैं पैसा जो वसूल कर रहे हैं उन्होंने कोई झाड़ लगाए हैं या नहीं लगाए। कोई झाड़ नहीं लगाते, सब पैसा वसूल करने में लगे रहते हैं। ये एक सिस्टम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। टोल कंपनियां जो होती है टोल वसूली के साथ साथ दिखाती है कि मैं पौधे लगा रहा हूं, तो वो डिवाइडरों पे कनेर के पौधे लगा देते हैं थोड़े बहुत, ताकि वो बारिश गर्मी में भी नहीं सूखे और वे हरे हरियाली बनी रहे और कम पानी में काम भी चला जाए, मेंटेनेंस भी नहीं करना पड़े, दिखा दे कि हरियाली कर रखी है। जरूरत पड़ती है तो बेशर्म के भी लगा देते हैं, मतलब अगर जरूरत पड़ जाए तो उनको शर्म आती नहीं क्योंकि किसी मामले में। इसलिए अब हम दोपहर की खबरों की बात कर लेते हैं। दोपहर के पहले पेज की खबर की बात कर लेता हूं मैं आपसे। आपको आश्चर्य होगा कि इस समय ट्रंपम शरणम गच्छामी हो गया भारत, बिल्कुल पूरी तरह से बिल्कुल दंडवत लेट गया है। और उसके कई उदाहरण है आपके पास में। माय डियर फ्रेंड, ट्रंप जो थे, डोनाल्ड ट्रंप जो थे, माय डियर फ्रेंड के लिए, अमेरिका के लिए भारत ने क्या किया है? भारत ने ये किया है कि अमेरिका से 270% तेल ज़्यादा खरीदना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब को खुश करना है। और ये तेल इतना महंगा खरीदा जा रहा है, ये अब इसको 300% तक ले जाइए। इस तिमाही का रिकॉर्ड आया सामने कि इतना महंगा तेल हम अमेरिका से खरीद रहे हैं और डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। आपको आश्चर्य होगा, खबर आपको जानने योग्य है कि आप देखिए कि देश के पैसे की कैसी बर्बादी हो रही है। दूसरी तरफ रूस और ईरान से जो हम तेल खरीदते तो $50 प्रति बैरल का तेल। अब $50 प्रति बैरल का तेल हम खरीद रहे हैं तो ईरान जो हम अमेरिका से खरीद रहे हैं वो $61 से $81 प्रति बैरल तक का है। और लाने का भाड़ा अमेरिका से इतना ज़्यादा लगेगा आपको यहाँ तक लाने के लिए कि आपको जो है उस अतिरिक्त भुगतान देना पड़ रहा है। भयानक घाटे का सौदा है। फिर भी क्या मालूम क्यों अमेरिका से इतनी तेज़ी से तेल खरीदा जा रहा है। इधर आप जो तेल खरीदते थे ईरान से और रूस से, उसमें आप रुपए में पेमेंट करते थे, तो रुपए के बदले में आप उनको सामान दे देते थे, आप उनसे रुपयों का लेन देन होता था तो आपका डॉलर बचता था। यहाँ आपका सीधा डॉलर तेज़ी से जा रहा है, पर अब दोस्ती निभाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा। इसके अंदर है ना, मैं ये कितना कहना चाहूँगा कि मित्रों को समझना होगा
मित्रों को समझना होगा कि दुनिया के सरदार से अगर आपने बेस्ट अपना डियर फ्रेंड बोला है, तो उससे जब भी सौदा होगा, जब उससे भी कुछ भी लेन देन होगा, तब आप सवाल करने की स्थिति में नहीं रहोगे, क्योंकि वो मित्र का मित्र हैगा। और इसीलिए आपको समझना पड़ेगा कि कोई देश किसी का दोस्त नहीं होता है। आप कुछ भी कर लें, हर देश अपने हित को देखता है। आप अपने हित देख रहे हैं, वो अपने हित देख रहे हैं। 8 तारीख तक अभी हाल जो आज अखबारों ने भी दिया, हालांकि हमारे नहीं छपा है वो, कि वो 8 तारीख तक, आखिरी तारीख है 8 जुलाई, ट्रंप द्वारा नहीं होगा तो। और अभी तक भारत की डील पूरी हुई नहीं है, भारत पूरी तरह से फंसा हुआ है। अमेरिका का सबसे बड़ा कहना ये है कि भारत अपने यहाँ जो है किसान सामान के लिए दरवाजे खोले, हमारे लिए बाज़ार खोले। और अगर ये बाज़ार हिंदुस्तान ने खोल दिए तो हिंदुस्तान के किसान बहुत बुरी तरह उलझ जाएंगे। दूध के कारोबारी जो सब तमाम लोग हैं, उनको बहुत बुरा असर पड़ेगा आने वाले समय में। हम भी इंतज़ार कर रहे हैं 8 जुलाई का, हम उस दिन खबर देंगे। एक और खबर है, आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम पॉलिटिकल खबर करेंगे। बारिश में आवारा कुत्तों से आप लोग सावधान रहें, उसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि बारिश में लगातार कुत्ते भीगने के कारण बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। और चिड़चिड़े होने के साथ ही जरा भी उनको लगता है तो खिसियाए रहते हैं, तो किसी को पास से निकलने पर काट लेते हैं। इसको लेकर एडवाइजरी जारी की गई है, क्योंकि शहर भर में कुत्ते काटने की जो कुत्ता बाइट की जो हो रही है, वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। क्या शेखर जी? बिल्कुल सही बात है। स्वच्छ शहर रहेगा, खाने को अगर मिलेगा नहीं तो अपनी खींच तो कहीं ना कहीं निकालनी होगी। इसलिए ये भी इतना भी है कि कुत्तों के लिए अपने आसपास जहाँ आपको जगह मिले ना, खाने पीने की व्यवस्था कर देनी चाहिए, ताकि वे उनका मन भरा रहेगा तो वे किसी भी अपनी खींच नहीं उतारेंगे। और बारिश में भीगने का जो ठंडक उनमें बैठ जाती है, उस पर भी वो भी ठंडे हो जाएंगे। बहुत सारे लोग बहुत खिसिया जाते हैं, तो क्या टोस ही डालना रहता है क्या उनको? इस पर भी विचार होना चाहिए कि टोस साथ में लेके चलो। चलिए अब हम राजनीतिक खबरें बात करते हैं। आज 2 मामले हैं राजनीति के। आज प्रदेश अध्यक्ष बनना है भाजपा का, कल मतलब 2 तारीख को फाइनल होना है। और इधर नगर अध्यक्ष, कांग्रेस के नगर जिला अध्यक्ष का भी फैसला होना है। क्या व्यवस्था है सुचिता संस्कार की और कार्यकर्ताओं की पार्टी भाजपा में? पहले कार्यकर्ता ऊपर तक जाके अध्यक्ष का चुनाव किया करते थे, और ये पार्टी इसीलिए कहलाती थी कि नहीं यार, इस पार्टी के सिद्धांत थे अपने। अब मज़ेदार बात यह है कि उनमें कांग्रेस का कल्चर आ गया। अब कांग्रेस का कल्चर आ गया तो अब चिट्ठी दिल्ली से आ रही कि किसके नाम। आज अभी तक जिस भाजपा में पहले दिख जाता था कि कौन भारी है, चाहे पटवा जी कार्यकाल में चुनाव हुए हो, चाहे और भी शिवराज जी के चुनाव में हुए, मैदानी लड़ाई में ही अंतिम फाइनल होता था कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। कार्यकर्ता लॉबिंग करते थे। अब सब कार्यकर्ताओं की लॉबिंग वाबिंग बंद हो गई। पूरी तरह से कांग्रेसी कल्चर भाजपा में छा गया है, और छा गया। और उसके बाद में जो है कल्चर के चलते ये हो रहा है कि अब कल धर्मेंद्र प्रधान साहब शाम को 4 बजे भोपाल आएंगे, और वो किसी के ना आएगी जरूर चिट्ठी किसी के नाम की, फिर वो खोलेंगे तब देखना। उसके बाद वही तय होगा। जिनको अध्यक्ष बनना उनको भी नहीं मालूम है कि अध्यक्ष बनने का है। किसका नाम है दौड़ में सबसे आगे? शेखर जी क्या है दौड़ में जिसका नाम है वो तो मैं आपको बाद में बताता हूँ, जो मुझे जानकारी लगी है। पर जो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, चिट्ठी वाली जो आपने बात कही है, ये संस्कृति भाजपा में आ चुकी है। बात करते हैं रायशुमारी ली जाती है, मंथन किया जाता है, पर अब मंथन और रायशुमारी सब दिल्ली तक पहुँच गई है। दिल्ली से जो है धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री, जो कहा जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने आ रहे हैं, वे प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने हैं, महज एक डाकिया बनकर वे आ रहे हैं। वहां से जो उनको लिफाफा दिया है वो यहाँ के खोल देंगे कि ये हमारे आपके प्रदेश के अध्यक्ष हमने तय कर दिए हैं। आप चाहे जितना मंथन कर लो, चाहे जो करना, मतलब दिल्ली दरबार सब तय कर चुका है। अब नामों की चूंकि आप बात कर रहे हैं, तो नामों में एक बड़ा पेच ये फंसा हुआ है कि ब्राह्मण सब पे भारी पड़ रहे हैं वहां पर। वजह है हेमंत खंडेलवाल का नाम बड़ी ताकत से चल रहा है, लिया जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल को बना दिया जाए। और हेमंत खंडेलवाल के पीछे की पिक्चर को आपको मैं समझा देता हूं। हेमंत खंडेलवाल संघ के जो सुरेश सोनी जी से जुड़े हुए हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं, ये वही सुरेश सोनी जी है जिनकी पैरवी की वजह से, जिनकी दिल्ली में तगड़ी पैरवी की वजह से मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। सुरेश सोनी जी चाहते हैं कि मोहन यादव के साथ में एक ऐसा जोड़ीदार दिया जाए ताकि ये सरकार का और संगठन का तालमेल बना रहे। अगर आप यहाँ उठाकर, अब मैं बात कर लूँ दूसरे नाम जो सामान्य वर्ग है, नरोत्तम मिश्रा जी को अगर आप नाम इसमें चल रहा है, नरोत्तम मिश्रा जी पूरी ताकत से लगे हैं। चूंकि विधानसभा चुनाव हार गए थे, तब से वे जो आराम में बैठे हुए हैं, अब वापस मूल लाइन में आना चाहते हैं। पर नरोत्तम मिश्रा जी के साथ में भले ही वे ब्राह्मण है, पर उनका रहन सहन दरबारों वाला हैगा, ठाकुरों वाला हैगा। अब उनकी पटरी मोहन यादव भी बहुत अच्छे से समझते कि उनके साथ पटरी बैठना नहीं है, इसलिए हेमंत खंडेलवाल की पैरवी की। और नाम भी अच्छा मजबूत है, सामान्य वर्ग से हैगा हेमंत खंडेलवाल पहले नंबर पे। शैलेंद्र बरवा जी का भी नाम निकल कर आया हैगा, संगठन में रहे हैं, संगठन मंत्री, और अभी पाठ्य पुस्तक निगम से उन्हें हटाया हैगा। तीसरी अब बात कर लेते हैं, अब इस बड़ी लड़ाई अगर चलती है, हालांकि बड़ी लड़ाई जो है नरोत्तम मिश्रा और हेमंत खंडेलवाल के बीच ही दिखाई दे रही है। इसके बीच में अगर कहीं आदिवासी कार्ड खेल लिया जाता है
तो सुमेर सिंह सोलंकी तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि भाजपा आदिवासियों को रिझाने में लगी हुई है। अब उनकी क्या सोच है ये तो वे जाने, पर अभी मौजूदा अध्यक्ष सामान्य वर्ग से हैं। वीडी शर्मा जी सामान्य वर्ग से कुर्सी को खाली कर रहे हैं, इसलिए संभावना है कि आदिवासी की भी लॉटरी लग सकती है। और पिछले 34 सालों में भाजपा ने किसी भी आदिवासी को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया है। पहली बार अगर ये होगा तो माना जाएगा कि भाजपा आदिवासियों की तरफ झुक रही है। पर ये तो समय बताएगा कि भाजपा की क्या स्थिति बनने वाली है। पर बड़े मज़ेदार बात है कि चिंतन बंधन की पार्टी अब कैसी हो गई कि कांग्रेस का कल्चर आ गया है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पहले ये पार्टी चिंतन और मंथन की थी, अब ये पार्टी हो गई दूसरी पार्टियों को मथने का काम करने लग गई। अब मथने के कारण जो घी निकलता, मक्खन निकलता, वो तो नकद दे के बाहर हो जाता निकल। पर दुर्भाग्य ये हो रहा है कि उसके साथ जो गंदी छाछ, सड़ा हुआ पानी और वो सब जो भाजपा में आ गया है, उसने इसका कांग्रेसी कल्चर पूरी तरह से कर दिया है। ये भी एक मजेदार बात है। पर चलिए अब कांग्रेस की बात करते हैं। तो क्या है शेखर जी, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष कांग्रेस की मैं आपको क्लियर बता देता हूं, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष को लेकर अच्छा, यहाँ भाजपा की संस्कृति आ गई है। यहाँ बकायदा एक एक कार्यकर्ता से बातचीत हो रही है। संगठन सृजन अभियान चलाकर सबकी रायशुमारी कर ली गई है। आपको बता दूं कि आज 30 जून है। 30 जून आखिरी तारीख, डेडलाइन दी गई थी। मध्य प्रदेश में जितने पर्यवेक्षक दिल्ली से भेजे गए थे, सामने आज अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आपको इंदौर का नया शहर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष दिखाई देगा। अब नामों की अगर आप बात कर लें तो हम आपको सिर्फ इतना बता देते हैं, शहर अध्यक्ष के लिए सुरजीत सिंह चड्डा, दीपू यादव, राजू भदौरिया और अमन बजाज के बीच में सीधा मुकाबला होता दिखाई दे रहा है। और ग्रामीण में अगर हम बात कर लें तो राधेश्याम पटेल, मनीष पटेल के अलावा भी कुछ और नाम है जो पीछे से लॉबिंग कर रहे हैं। किसमें कितना दम है ये तो आने वाले नतीजे बताएंगे। पर इतना तय है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष पहले आ रहा है, शहर के और गांव के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बाद में आ रहे हैं। और दोनों चीज़ों में ये है कि जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष और वो आ रहे हैं, जो बड़े नेता हैं, चूंकि उनको चुनाव लड़ना है, इसलिए वो भी चाहते हैं कि जो भी बैठे वो ऐसा हो कि कम से कम वो उनकी कमान निकाल के आगे तक पहुंचा सके। तो ये तो थी राजनीतिक चर्चा जिस पे हमने आपसे बात की। आप लोगों ने इस कार्यक्रम को देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।